हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो पिछली वीडियो में चैप्टर 10 स्टार्ट हमने किया था। चैप्टर का नेम है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक फर्म का संतुलन या परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो पिछली वीडियो में हमने परफेक्ट कंपटीशन का टॉपिक कवर किया था। परफेक्ट कंपटीशन की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम आगे का टॉपिक कैरी ऑन करते हैं। टॉपिक है उत्पादक फर्म के संतुलन की स्थितियां। मीन्स आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि उत्पादक जो फर्म होती है उसके संतुलन की क्या स्थितियां होंगी। मीन्स जो फर्म है या उत्पादक है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेचुरली कोई भी फर्म जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, उनकी बिक्री करती है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? लाभ प्राप्त करना। और वस्तु तथा सेवाओं की बिक्री से फर्म को जो भी प्राप्ति होती है उसे हम कुल आय कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसी तरह वस्तुओं के उत्पादन पर फर्म के जो भी खर्चे होते हैं उन खर्चों को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कुल लागत। अब कुल लागत तो खर्चा हो गया और कुल आय फर्म की आमदनी होगी, अर्निंग होगी, रेवेन्यू हो गया। तो इन दोनों के बीच का अंतर मीन्स कुल आय और कुल लागत के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम लाभ कहते हैं। तो मीन्स प्रॉफिट इक्वल्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में जो पाई का साइन होता है उसका भी यूज किया जाता है। ये साइन प्रॉफिट को ही शो करता है। तो फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो पाई का साइन है ये प्रॉफिट को शो करता है। मीन्स लाभ किसके बराबर होगा? कुल आय माइनस कुल लागत। अब हमने यहाँ डिस्कस किया कि फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपने लाभ को अधिकतम करना। तो लाभ जो है वो कब अधिकतम हो सकता है? या तो कुल आय मैक्सिमम हो जाए, अधिकतम हो जाए, अपने अधिकतम पॉइंट पर पहुंच जाए, मीन्स मैक्सिमम हो जाए ये, या फिर ये जो है कुल लागत टीसी ये क्या है? ये मिनिमम हो जाए। तो दो स्थितियों में जो लाभ है वो अधिकतम हो सकते हैं। तो मीन्स उत्पादक संतुलन की स्थिति में कब होगा? या तो उसके लाभ अधिकतम हो जाए या फिर उसकी हानियां न्यूनतम हो जाए। और हानि न्यूनतम कब होगी? जब लागत मिनिमम हो जाए। और लाभ मैक्सिमम कब होंगे? जब उसकी ये कुल आय जो है वो अधिकतम होती चली जाए। तो लाभ क्या है? टी आर माइनस टी सी जो होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? लाभ। तो जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है परफेक्ट कंपटीशन के दौरान शॉर्ट रन में कैसे वो अपना संतुलन प्राप्त कर सकता है, हम इसके बारे में हम समझेंगे। तो अल्पकाल क्या है? अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें एक फर्म अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए केवल परिवर्तनशील साधन को ही बदल सकती है। हमने ये पढ़ा भी था कि अल्पकाल में क्या होता है कि कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं। तो यदि हम आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ परिवर्तनशील साधन जैसे कि श्रमिक, उसकी इकाइयों को बढ़ाकर ही उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होने की वजह से सिर्फ परिवर्तनशील साधन की मदद से उत्पादन को बढ़ाया जा सकेगा। और जो उत्पादन का पैमाना होता है, स्केल होता है, वो स्थिर रहेगा, उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता है तो भी फर्म जो है उसके संतुलन की शर्त तो वही रहेगी कि उसको या तो अपने लाभ अधिकतम प्राप्त हो या फिर उसकी हानि जो है वो न्यूनतम हो सके। हम जो संतुलन की स्थिति है उसको दो अवधारणाओं की मदद से पढ़ेंगे। पहली अवधारणा तो क्या है? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, कुल आय कुल लागत अवधारणा। और दूसरी अवधारणा रहेगी सीमांत आय सीमांत लागत अवधारणा, मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो पहले हम कुल आय कुल लागत अवधारणा को कवर करेंगे। तो हम कुल आय कुल लागत अवधारणा को डिटेल में समझेंगे डायग्राम्स की हेल्प से। तो ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां मैंने अभी आपको बताया है कि इकोनॉमिक्स में पाई साइन भी यूज होता है प्रॉफिट को शो करने के लिए। तो पाई इक्वल्स टी आर माइनस टी सी। तो मीन्स उत्पादक फर्म का मेन उद्देश्य क्या रहेगा कि वो अपनी आय को अधिकतम कर ले तो भी उसके लाभ अधिकतम हो जाएंगे, या फिर अपनी लागतों को वो न्यूनतम कर ले तो भी उसकी हानियां न्यूनतम हो जाएंगी। तो ये दो उसके पास स्थितियां हैं। तो फर्स्ट जो हम कर रहे हैं वो है अधिकतम लाभ की स्थिति।
मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, ये है ओ एक्स एक्सिस, इस एक्सिस पे हमने क्या लिया है, उत्पादन आउटपुट, और ये है ओ वाई एक्सिस, यहाँ मैंने शो किया है रेवेन्यू मीन्स आय, कॉस्ट लागत भी यहाँ शो की है, और प्रॉफिट लाभ को भी यहाँ दर्शाया गया है। क्योंकि इस चैप्टर में हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं आप सबने पढ़ी भी थी कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, कीमत स्थिर रहती है। स्थिर रहने की वजह से ये जो आप देख रहे हैं ये वक्र है कुल आय वक्र, टोटल रेवेन्यू कर्व है ये। तो ये कैसी है, ये स्ट्रेट है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो ये क्यों है इस तरह से, क्योंकि जो AR है मीन्स कीमत है वो कैसी है, वो स्थिर रहती है, परिवर्तित नहीं होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है, इस वजह से ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व है। और ये वक्र टोटल कॉस्ट कर्व है, इसको ड्रॉ करना मैं पिछली वीडियोस में आपको समझा चुकी हूँ। तो ये आपके पास दो वक्र आ गए, कुल आय वक्र और कुल लागत वक्र। इन्हीं कर्व्स के बेसिस पर एक ये वक्र बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ये है TPC मीन्स टोटल प्रॉफिट कर्व है ये, इसको हम लाभ वक्र भी कह सकते हैं। तो ये है लाभ वक्र। और अब आप देखिए कि ये जो मैंने दो पॉइंट शो किए हैं ये बहुत अहमियत रखते हैं पॉइंट्स, A पॉइंट और B पॉइंट। इस पॉइंट पर A पॉइंट पर यहाँ TR और TC एक दूसरे के बराबर हैं। इसी तरह यहाँ पर भी B पॉइंट पर भी कुल आय और कुल लागत एक दूसरे के बराबर हैं। तो मीन्स ये दोनों कैसी स्थितियां हो गई, ये वो स्थितियां हैं जहां पर फर्म को लाभ या हानि नहीं प्राप्त हो रही, लाभ अलाभ की सिचुएशन बोलते हैं इसको। और इन दोनों पॉइंट्स को A और B पॉइंट्स को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। अब इसी बेसिस पर आप देखिए जो प्रॉफिट वक्र है इसका ये पॉइंट M1 ड्रॉ किया है। प्रॉफिट कैसा है यहाँ 0, तो जहां पर कुल आय कुल लागत एक दूसरे के बराबर है वहां पर लाभ क्या हो जाएंगे 0, इसलिए ये वक्र यहां से स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद ये यहां भी 0 है, तो ये 0 है, लाभ दर्शा रहा है ये पॉइंट। M1 A के बेसिस पर ड्रॉ हुआ है, M2 B के बेसिस पर ड्रॉ हुआ है। डायग्राम बनाते समय आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आप TR कर्व ड्रॉ कर लेना, सेकंड आप TC कर्व ड्रॉ करना, थर्ड है TPC मीन्स लाभ वक्र ड्रॉ करनी है आपको। तो ये लाभ वक्र यही मैं आपको बता रही थी कि M1 पॉइंट A पॉइंट के बेसिस पे सबसे पहले आप यही पॉइंट बना लेना, और उसके बाद एक ये पॉइंट है M2 जो कि 0 प्रॉफिट को शो कर रहा है। और उसके अलावा ये जो कुल लागत वक्र है और ये कुल आय वक्र है, इन दोनों में यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं RS, इतना ही गैप आपने यहाँ शो करना है। और यहाँ पे एक अपना पॉइंट लगा लीजिए, इनको ज्वाइन कर दो, यहाँ तक ये वक्र आ गई। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, ये अधिकतम लाभ को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कुल आय और कुल लागत में डिफरेंस है वो मैक्सिमम है। तो इस वजह से ये पोर्शन अधिकतम लाभ का पोर्शन है, जितना गैप ये है इतना ही आपने यहाँ शो करना है। अब ये तीनों पॉइंट्स होने के बाद अब आपने क्या करना है, ये A पॉइंट से पहले क्या शो हो रहा है कि कुल लागत जो है वो कुल आय से ज्यादा है। मीन्स यदि उत्पादक फर्म M1 से कम उत्पादन करती है तो उस स्थिति में उसको हानि उठानी पड़ेगी। हानि मतलब नेगेटिव प्रॉफिट। तो जितना ये पोर्शन नजर आ रहा है उतना ही पोर्शन आपने यहाँ पर शो करना है। ये आपका पॉइंट आ गया, इसको ज्वाइन कर दिया, आगे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन करते गए। अब इस पॉइंट के बाद फिर से क्या हो रहा है, B पॉइंट, ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है और ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये दोनों हमारे ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं। तो यहाँ भी क्या है, कुल लागत जो है कुल आय से ज्यादा है, मतलब ये भी हानि की स्थिति को दर्शाता है। तो जो ये गैप नजर आ रहा है इतना ही गैप आपने इस पॉइंट के बाद शो कर देना। ये इस गैप की बात कर रही हूँ मैं। तो इन सबको ज्वाइन करके जो वक्र आ जाएगी वो क्या है, लाभ वक्र। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं और ये अधिकतम लाभ की स्थिति है। तो मीन्स यदि उत्पादक फर्म M1 पे स्टॉप करती है उत्पादन करना तो उसको
ना तो लाभ मिलेंगे ना हानि मिलेगी, एक नॉर्मल सिचुएशन रहेगी उसके लिए। और फर्म का मुख्य उद्देश्य तो क्या होता है, लाभ अधिकतम करना। तो लाभ अधिकतम कब होंगे, इस पॉइंट पर, मींस यदि फर्म OM उत्पादन करती है तभी उसके लाभ अधिकतम हो सकते हैं। यदि फर्म OM के बाद भी उत्पादन करती रहती है, जैसे वो OM2 पर पहुंच गई, फिर से क्या होगा, उसको ना तो लाभ होंगे ना हानि होगी। लेकिन यदि OM2 के बाद भी उत्पादन किया गया तो क्या हो जाएंगी, हानियां होनी शुरू हो जाएंगी। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूनतम हानि की स्थिति। देखिए ये OX एक्सिस पर उसी तरह हमने उत्पादन दर्शा दिया, OY एक्सिस पर रेवेन्यू, कॉस्ट और लॉसेस को हमने शो कर दिया। पहले की डायग्राम की तरह यहाँ पर भी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन शो हो रही है, कुल आय वक्र है। और ये इस डायग्राम में हमने परिवर्तनशील लागत वक्र भी दर्शाई है, और ये है कुल लागत वक्र। क्योंकि आपको पता ही है अल्पकाल में साधन कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, उनकी लागत को हम बोलते हैं स्थिर लागत मीन्स FC। परिवर्तनशील साधनों की लागत को हम बोल देते हैं VC, और इन दोनों का जो योग होता है वो क्या हो जाता है, कुल लागत। तो ये कुल लागत वक्र परिवर्तनशील और स्थिर लागत वक्र का जोड़ है। और जो परिवर्तनशील लागत वक्र है, इस वक्र को कुल आय वक्र इस पॉइंट पर टच कर रही है। तो यहाँ क्या शो हो रहा है कि इस पॉइंट पर जब उत्पादन OM किया जाता है तो ये मिनिमम लॉसेस की सिचुएशन है, क्योंकि अल्पकाल में फर्म चाहे उत्पादन शून्य रखे तो भी उसको स्थिर लागत तो बियर करनी पड़ती है, स्थिर लागत का भुगतान तो उसे फिर भी करना पड़ता है। अब यहाँ क्या है कि जो ये AM शो हो रहा है, ये AM तो कुल लागत है, और M, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है M और B में से, ये जो BM है ये क्या है, ये जो है ये है परिवर्तनशील लागत। अब इन दोनों का गैप AM में से यदि BM माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, AB। ये जो AB है ये क्या है, स्थिर लागत, और ये कुल लागत है, और ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो मीन्स यदि उत्पादक OM उत्पादन करता है तो उसको फिर भी ये स्थिर लागत का खर्चा तो उठाना ही पड़ेगा। ये जो AB पॉइंट है ये OK के बराबर है यहाँ पर, क्योंकि ये पोर्शन FC को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, स्थिर लागत को ही ये शो कर रहा है। तो मीन्स जो अल्पकाल है उस स्थिति में फर्म को अब न्यूनतम हानि हम तब भी कंसीडर कर सकते हैं जब फर्म FC को बियर कर रही है, या स्थिर लागत का जो खर्चा है उसको उठा रही है। दूसरी अवधारणा है सीमांत आय और सीमांत लागत की अवधारणा, मीन्स MRMC अप्रोच। तो सीमांत आय सीमांत लागत के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हम इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सीमांत आय क्या होती है कि उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री करने से कुल आय में जो परिवर्तन आ जाता है उसे सीमांत आय कहते हैं। तो मीन्स MR का फॉर्मूला हमने पहले भी किया था, TRN माइनस TRN माइनस 1, और इसका एक और फॉर्मूला क्या है, चेंज इन TR डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। मीन्स एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आय में होने वाला परिवर्तन MR है। इसी तरह सीमांत लागत क्या होती है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसे ही सीमांत लागत कहते हैं। तो मीन्स सीमांत लागत को जो मापने का फॉर्मूला है वो क्या है, TCN माइनस 1 और चेंज इन TC डिवाइडेड बाय चेंज इन Q। ये Q क्या है, उत्पादन की इकाइयां हैं यहाँ पर, और चेंज का साइन है ये डेल्टा या ट्राइंगल जो शो हुआ है यहाँ पर, चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस अवधारणा के अनुसार फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए जो सीमांत लागत और सीमांत आय है उसका तुलनात्मक अध्ययन करेगी, और इस अवधारणा के अनुसार कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के पूरा होने पर ही जो उत्पादक फर्म है वो संतुलन की स्थिति में होगी। मीन्स यदि ये दो शर्तें पूरी होती हैं तभी फर्म को में अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। तो पहला तो क्या है, पहली कंडीशन या पहली शर्त क्या है कि MR MC के समान। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहली सिचुएशन या कंडीशन है कि MR MC के बराबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि MC जो है वो बढ़ रही हो, MC शुड बी राइजिंग। या फिर
इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो MC वक्र है वो MR वक्र को नीचे से काटेगा। इन दोनों ही कंडीशंस को मैंने इस डायग्राम से शो किया है। OX एक्सिस पर हमने उत्पादन दर्शा दिया, आउटपुट, और OY एक्सिस पर रेवेन्यू और कॉस्ट मीन्स आय और लागत दोनों को दर्शा दिया। आपके सामने ये वक्र बना हुआ है, PP जो रेखा बनी हुई है, इस PP लाइन को प्राइस लाइन भी बोलते हैं, और यही क्या है, यही हमारा औसत आय मीन्स AR और MR वक्र है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होती है वो कीमत लेने वाली होती है, कीमत को उद्योग निर्धारित कर देता है, फिर उसके बाद जो कीमत होती है वो कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और कीमत रेखा मीन्स वो औसत आय वक्र भी है, और क्योंकि कीमत स्थिर है तो AR स्थिर होने की वजह से MR उसके बराबर रहेगा। तो ये MR वक्र हो गया, और ये जो शेप आप देख रहे हो U शेप में, ये है MC वक्र। इसको कैसे ड्रॉ किया गया ये हम डिटेल में पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। तो ये दोनों वक्र एक तो इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो मीन्स A पॉइंट पर भी MR और MC एक दूसरे के बराबर हैं, और E पॉइंट पर भी MR और MC एक दूसरे के बराबर हैं। मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर ही ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अब हम देखेंगे दूसरी कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो दूसरी कंडीशन, जैसे यहाँ क्या हो रहा है, MC वक्र नीचे गिर रहा है, राइज नहीं हो रहा है, जबकि हमने दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी थी, MC शुड बी राइजिंग, और MC MR को नीचे से कट करता है। तो इस यहाँ ये राइज होना शुरू हुआ इस पॉइंट के बाद, तो MC यहाँ राइज हो रहा है, तो मीन्स E पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन की जो शर्तें हैं, संतुलन की जो शर्तें हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। अब इस पॉइंट से पहले आप देखेंगे तो मीन्स A पॉइंट से पहले यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर MC जो है वो MR से ज़्यादा है, और यही सेम जो सिचुएशन है, यही सिचुएशन यहाँ पर भी है। MC इस पॉइंट के बाद क्या है, MR से ज़्यादा है। तो उत्पादक फर्म अपना उत्पादन ON पर स्टॉप नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो MR में मीन्स कुल आय में जो होने वाला परिवर्तन है और कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से ज़्यादा है, इसलिए फर्म अपना उत्पादन जारी रखेगी। अब फर्म E पॉइंट तक उत्पादन क्यों करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो संतुलन की दोनों शर्तें हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इस वजह से फर्म क्या करेगी, OM उत्पादन को करेगी, ताकि वो अपने लाभ को अधिकतम कर पाए और संतुलन की स्थिति को प्राप्त कर पाए।